हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स का हम लोग शर्मा गेस्ट पेपर से सॉल्यूशन देखने वाले हैं, शर्मा गेस्ट पेपर का ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके देखेंगे। एमसीक्यू सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा और फिर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस चैप्टर का एमसीक्यू मैं अभी करा रहा हूँ उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव आपको शाम को मिल जाएगा, यानी कि इवनिंग में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आपके दो बुक्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि समष्टि। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद समष्टि का भी कंप्लीट करेंगे। सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा, बस आप लोग को वीडियो पर बने रहना है, चैनल पर बने रहना है। सारा क्वेश्चंस आप लोग का यहीं से बनेगा, 100% के गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो एक भी यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चंस आप लोग का नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चंस आप लोग बना पाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है, कौन सा हमारा पहला चैप्टर है? परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द यानी कि मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? यहाँ पर बोला है समष्टि शब्द ना, तो समष्टि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो। तो ये पूछ रहा है कि जो मैक्रो है ना, ये किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आप लोग की मतलब पढ़े होंगे चैप्टर वगैरह, तो आंसर को खुद से भी जज कर सकते हैं। तो ये कौन सा भाषा? ये है ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर 4 जगह यहाँ पर राइट, ग्रीक भाषा से लिया गया है मैक्रो शब्द को, यानी कि समष्टि शब्द को। समझ गए? इसके बाद आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो हमारा बुक है या फिर जो हमारा शब्द है इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, तो ये किस भाषा से उत्पन्न हुई है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये भी ग्रीक भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ग्रीक भाषा ही है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि यानी कि माइक्रो जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और समष्टि यानी कि मैक्रो जिसको बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसने प्रयोग किया था, और ये मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में कराया भी था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा रैगनर फ्रीज। और रैगनर फ्रीज क्यों? क्योंकि जो हमारे रैगनर फ्रीज है ना, रैगनर फ्रीज, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स को बांटा था हमारे दो बोल सकते हैं दो पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो। जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इन्होंने ही बांटा था। इसीलिए सबसे पहले प्रयोग पूछा जाता है तो इन्हीं का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? यहाँ पर सभी अर्थशास्त्री का नाम दिया गया, बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इनमें से एक भारत का अर्थशास्त्री का नाम बताना है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा भारत का अर्थशास्त्री? आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन को देख करके आप लोग जज कीजिए, थोड़ा सा खुद से भी जज करना कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, रघुराम राजन जो है ये हमारे भारत के अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है कि आर्थिक क्रिया का प्रकार बताना है। और आर्थिक क्रिया क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा, देख सकते हैं, उत्पादन। हाँ, उत्पादन तो आर्थिक क्रिया होता है, साथ में उपभोग भी होता है और साथ में विनिमय एवं निवेश भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, यानी कि उपयुक्त सभी। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। आर्थिक क्रिया का अब यहाँ पर उदाहरण आपसे पूछ रहा है फिर से ना। तो आर्थिक क्रिया का उदाहरण आप लोग देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़िए और फिर से फिर खुद से जज कीजिए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट आंसर क्या जाएगा कि वस्तुओं का विनिमय। वस्तुओं का विनिमय क्या है? यहाँ पर ऊपर से ही देखिए ना, अभी हम लोग यहाँ पर देखें ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कि विनिमय भी शामिल है, तो यहाँ पर वही है वस्तु का विनिमय। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन का। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? कौन सा पूछ रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो। तो माइक्रो वाले में हम लोग एक इकाई का अध्ययन करते हैं। एक उपभोक्ता हो गया,
चाहे एक बोल सकते हैं एक व्यक्ति का व्यवहार हो गया, कुछ भी, मतलब हम लोग एक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत परिवार ऑप्शन ए भी होगा, व्यक्तिगत फर्म ऑप्शन 2 भी होगा, व्यक्तिगत उद्योग ऑप्शन 3 भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जगह राइट, इनके उपयोग सभी। व्यक्तिगत का मतलब ही हो गया पर्सनल, पर्सनल मतलब खुद का ही होगा, एक का होगा, एक इकाई का ही बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर से यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूछ रहा है कि किसका क्या बोल रहा है, किसका अध्ययन किया जाता है ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। व्यष्टि पूछेगा तो हम लोग किसका ध्यान रखेंगे, व्यष्टि जब भी पूछेगा तो एक इकाई या फिर पर्सनल, ठीक वही बात होगा, इकाई बोली या फिर पर्सनल बोली, सेम ही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक फर्म के संतुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, बोल दिए एक फर्म का संतुलन, तो एक फर्म जब बोल ही रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा व्यष्टि हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यष्टि वाले में एक का ही बात करता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख पा रहा होगा। 9 नंबर वाला क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है बताना है। आप लोग को दिया गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म का मतलब वही माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र तो बोल ही दिया, यानी कि माइक्रो बड़े स्तर पर, और फिर आय विश्लेषण में, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसको कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो उपभोक्ता व्यवहार का। ठीक है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है, वो भी किससे रिलेटेड, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से। कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखेंगे, एक इकाई का बात करेगा, एक उपभोक्ता का बात करेगा, या फिर व्यक्तिगत कुछ भी बात करेगा। तो यहाँ पर देखिए और ऑप्शन पढ़िए, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, व्यक्तिगत इकाई का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, पर्सनल इकाई का अध्ययन किया जाएगा, एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। अब इस बार पूछ रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, यानी कि इस ये पूरे राष्ट्र का बात करेगा, पूरे राष्ट्र का बड़े स्तर पर बात करेगा यहाँ पर। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की बात कर रहा है, तो हाँ ये समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। कुल रोजगार ये भी होता है, ठीक, कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन ये भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट 4, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर आगे बात करते हैं, तो 12 नंबर वाला देख लीजिए, 12 नंबर वाला, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर से पूछ रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका हमको ध्यान रखना है, पूरे राष्ट्र की बात करेगा, बड़े स्तर पर बात करेगा हमेशा। तो बस आप लोग को इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए चलते रहना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कीमत स्तर की बात कर दिया, तो कीमत स्तर हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर ही बात करते हैं। बाकी सब देख लीजिए, बाकी सब तो एक एक बोल रहा है, तो एक एक हम लोग तो बीएसटी वाले में अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन होगा, आई थिंक नंबरिंग छोड़िए, नंबरिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबरिंग इधर उधर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर माइक्रोज बोल रहा है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, छोटा। माइक्रोज नहीं, सीधा सीधी आप लोग माइक्रो समझिए, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये किस भाषा का शब्द है बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप लोग देखिए कौन सा आ जाएगा। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ग्रीक। वही पूछ रहा है जो माइक्रो है ना, किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र का जनक पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो अर्थशास्त्र का जनक बताना है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये आप लोग को पता होगा, एडम स्मिथ। 11th क्लास में भी पढ़े होंगे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और ये जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नाम नहीं है, ये शॉर्ट नाम है। इसका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, और नहीं पता होगा तो उसका मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, इसका पूरा नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये और उसका छोटा सा पार्ट दिया गया है, इसका पूरा नाम आप लोग बताइएगा। तो जो द है, जो क्वेश्चन सॉरी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो बुक है, इसके लेखक कौन है बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही लिखा था इसमें, मतलब कि इस बुक को। और ये आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा कि एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखे, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये बन जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये मैंने आप लोगों को करा रखा है, ये क्वेश्चन करा रखा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किसने कहा कि जो अर्थशास्त्र है ना, ये धन का अध्ययन, मतलब कि हम लोग धन का सिर्फ अध्ययन करेंगे तो वो अर्थशास्त्र कहला सकता है, ऐसा। तो ये एडम स्मिथ ने बोला था। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछा जाता है कि धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी, तो एडम स्मिथ। ऐसे भी घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अब देख लीजिए, जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर थे, बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, तो सभी ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है ना। बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का बहुत मतलब निकलता है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मानव कल्याण है ना, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये किसने बोला था बताना है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोग का मार्शल। और इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का क्या है, विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिएगा। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया। अब दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया था, ये हमको बताना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन को देखिए और यहाँ पर फिर बताइए आंसर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग को आ जाएगा लियोनेल रॉबिन्स आ जाएगा, नियोलेन रॉबिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सॉरी थर्ड करेक्ट। और कभी कभी सिर्फ रॉबिन्स भी दे देता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। देख लीजिए, अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखे हैं और 3 डिफिनेशन आ गया हमारे पास अर्थशास्त्र का। तो अब यहाँ पर बताना है कि जो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र ये हमारा क्या है, ये हमारा चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा। तर्कशास्त्र का क्या मतलब है कि व्यक्ति परक, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, व्यक्ति परक है मतलब अर्थशास्त्र, उसी को बोल सकते हैं एक प्रकार से तर्कशास्त्र। तो ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका भी राइट आंसर आ जाएगा रॉबिन्स। रॉबिन्स ने ही बोला था कि जो अर्थशास्त्र है व्यक्ति परक है या फिर तर्कशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक समस्या मूलभूत समस्या है। और ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है डिटेल में और समझाया भी है। आर्थिक समस्या जो है ना, ये मूल रूप से किस चीज़ की समस्या है ये बताना है। तो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को क्या दिया था, मान लीजिए आपके पास आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या का मतलब क्या, आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की समस्या है। तो समझिएगा, मैं जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये ही है, 10 रुपये ही है। अब आपको हो सकता है एक पेन खरीदना हो सकता है आपको शाम को आपके घर में सब्जी खरीदना हो, कोई भी सब्जी खरीदना हो, या फिर हो सकता है कुछ और खरीदना हो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या समस्या उत्पन्न होगा, चयन का समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि क्या ले, पेन ले या फिर सब्जी ले। पेन लेते हैं तो फिर शाम को पता चला कि घर में सब्जी ही नहीं बना, तो फिर खाना ही नहीं खाए, तो फिर विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे। तो सॉरी, ये बस एक एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो मतलब इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये किसकी समस्या है, ये है चयन की समस्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चुनाव की समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं चूज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चूज। तो ऐसे आप लोग याद रखेगा। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोग को रटा गया होगा, मैंने ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप लोगों को 2-3 बार ये करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले आप लोगों ने सीरीज देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मतलब ऐसा आर्थिक क्रिया हमको बताना है जो अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया, यानी कि जो भी हमारे सीमित साधन है उससे जुड़ी आर्थिक क्रिया, साथ ही
असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, ए और दो, मतलब कि एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। मतलब कि बेस बताना है, क्या बेस है जिससे कि आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन देखिए और बताइए। तो असीमित आवश्यकताएं, आप लोग जानते होंगे कि मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित है। हर चीज हमको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी हमारे पास साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक मिल जाएगा तो फिर हमको कार चाहिए। इस प्रकार से हमारे डिमांड बढ़ते रहते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। और साथ ही साधन क्या है, साधन तो सीमित है ना। अब जैसे पेट्रोल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो सीमित है। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक साधन सीमित है, कोई भी अनलिमिटेड हमारे पास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है कि चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। अभी जो मैंने आप लोग को ऊपर समझाया उसी कॉन्सेप्ट का आप लोग लगा करके इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग को चूज करने की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे साधन क्या है, सीमित है, सीमित साधन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन अत्यधिक है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, दुर्लभ असीमित, अत्यधिक असीमित वही बात है, उपयुक्त तो होगा नहीं, तो दुर्लभ होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा ना। दुर्लभ बोला है, यहाँ पर सीमित भी लिख सकता था, ऐसे लिख देता सीमित। दुर्लभ और सीमित का मतलब एक ही है, दुर्लभ मतलब सीमित ही होता है एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कितनी होती है। अर्थशास्त्र की कुल 3 केंद्रीय समस्या होती है। कौन कौन सा, याद करिए, याद करिए जरा सा। एक तो सबसे पहला होता है कि किस वस्तु का उत्पादन और कितनी मात्रा में करें, फिर उत्पादन कैसे करें, फिर उत्पादन किसके लिए करें। ये 3 केंद्रीय समस्या होती है और तीनों मैंने आप लोगों को बता रखा है और डिटेल में उसको समझा भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह पढ़िए। संसाधनों के आवंटन की समस्या सही है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो सही है, आर्थिक विकास कैसे हो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हट जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या। देख लीजिए, क्या बचत हो, गलत बात है। क्या उपभोग है, गलत बात है। क्या निवेश हो, गलत बात है। किसके लिए उत्पादन हो, ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट। किसके लिए उत्पादन हो, ये हमारा कौन सा केंद्र समस्या है, ये थर्ड नंबर में आता है ना, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है। मतलब कि संसाधनों का क्या करना है, वितरण करना है, आवंटन करना है, बांटना है। तो इसका संबंध किससे होगा। यहाँ पर आप लोग तीनों ऑप्शन दिया गया होगा। आई थिंक जो हमारे तीनों केंद्रीय समस्या है ना, तीनों आप लोग को ऑप्शन दिया गया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, संसाधनों का उत्तम उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट। सॉरी, इसका नहीं, अरे यार क्या यहाँ पर होगा, किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट। यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से। संसाधन को हम लोग को क्या करना है, वितरण करना है। ठीक, तो इसका किससे संबंध है बताना था ना। संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि किसके लिए उत्पादन करें। ठीक, इसी में तो हम लोग बांटेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई हम लोग वस्तु उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कि कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं ना। अब कपड़ा भी बहुत प्रकार का होता है, एक महंगा कपड़ा होता है, एक सस्ता कपड़ा होता है, एक एवरेज कपड़ा भी बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि उत्पादन एक्चुअली करना किसके लिए है, ज़्यादा डिमांड किसके लिए है। क्या उच्च वर्ग के लोगों के लिए करना है, या फिर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, या फिर बोल सकते हैं गरीब लोगों के लिए करना है। तो उस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। गरीब के लिए करेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं बनाएंगे, सबसे सस्ता बनाएंगे। मान लीजिए 100 रुपये वाला कपड़ा बनाएंगे। मीडियम लोगों के लिए करेंगे तो 500 वाला बनाएंगे, और हाई क्लास के लिए करना तो फिर 1000 2000 ऐसे कपड़ा बनाएंगे। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। साधनों का मितव्ययिता, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर जाएगा कि साधनों का उत्तम उपयोग करना। मतलब जो भी साधन है ना, उसका अच्छे प्रकार से उपयोग करना। ऐसा नहीं कि आधा उपयोग किया और फिर उसको बिक देना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग उत्तम उपयोग करते हैं साधन को, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं साधनों की मितव्ययिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। ठीक है,
कोई एक किसान है, ठीक, आपको पता होगा किसान क्या करता है, खेती है, तो कोई एक किसान है, अब उसको खेत की जुताई कराना है, खेतों की जुताई कराना है, और उसके लिए वो क्या करता है, ट्रैक्टर और बैल, हल बैल ना, तो उसको जुताई कराने के लिए उसके पास मतलब दो ऑप्शन है, एक तो ट्रैक्टर से करा सकता है, ठीक, और एक हल बैल से कर सकता है खुद से भी, के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। अब इनमें से वो किसी एक का चयन करेगा, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाती है, ठीक। तो बताना है कि ये जो समस्या है ना उसको, कि वो किससे मतलब जुताई कराए, ये किस मतलब कौन सी केंद्रीय समस्या है, किससे मेल खाती है बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, अभी तो मैंने आप लोगों को केंद्रीय समस्या 3 होती है ये भी बताया, कौन कौन सा क्या क्या होता है ये भी बताया, तो ये इसका तो आंसर दे ही सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे उत्पादन करें, तो ऑप्शन नंबर जगह सेकंड राइट, वही तो बात हो रहा है कि आखिर उसको मान लीजिए कुछ उगाना है, कुछ खेती उगाना, मान लीजिए धान ही उगाना है, तो कैसे उत्पादन करें उसको, ये यहाँ पर चूज तो करना पड़ेगा ना, ट्रैक्टर लगाए या फिर हल बैल लगाए। ट्रैक्टर लगाएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसको उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, और हल बैल लगाएगा तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। फिर से आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी से है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में करा रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो कैसे उत्पादन करें, उत्पादन के लिए चयन करना है, तो वही बात हो गया कि कैसे उत्पादन करें, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है कि उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्याएं दर्शाती है। आर्थिक समस्या दर्शाने वाला वक्र को क्या बोलते हैं, ये भी मैंने बताया है, उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं ना, पीपीसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, यानी कि जो पीपीसी कर्व होता है ना, इसका ढाल कैसे गिरता है ये भी मैंने बता रखा है, और इसका फिगर भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ये होता है बाएं से दाएं ना, बाएं से दाएं कुछ इस प्रकार का कर्व होता है, बता ही देता हूँ, ये इस प्रकार का होता है। तो देख लीजिए बाएं से दाएं गिर रहा है, यहाँ पर अच्छे प्रकार से नहीं बन रहा, मतलब ये स्ट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है, या निम्न में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है। और इसके नीचे वाला भी सेम क्वेश्चन दिया है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछ दिया कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत को हम लोग बोलते हैं आर्थिक लागत। अवसर लागत का एक नाम क्या है, एक नाम है आर्थिक लागत, और ये मैंने बताया है और आप लोग को यही पता होगा। तो यहाँ पर तो आर्थिक लागत दिया है, आर्थिक लागत आप लोग को टिक कर देंगे, लेकिन इसमें कहीं पर आर्थिक लागत दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हस्तांतरण लागत आप लोग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आर्थिक लागत नहीं दिया है, इसलिए हम लोग हस्तांतरण लागत भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है। आर्थिक प्रणाली के रूप बताना है कि कौन कौन से रूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए और देखिए इसमें से कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पूंजीवादी दिया गया है, समाजवादी दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से एक मिनट, आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है, आर्थिक प्रणाली के रूप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा। आर्थिक प्रणाली के रूप पूछ रहा है, तो हमारे पास पूंजीवादी भी होता है, समाजवादी भी होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होता है। तो एक प्रकार से ये अर्थव्यवस्था का प्रकार ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जगह इनके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों या कीमत तंत्र के द्वारा होता है। यह पूछ रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था बताना है कौन सा अर्थव्यवस्था होगा जिसमें कि केंद्रीय समस्याओं का समाधान, जो भी केंद्रीय समस्या मैंने आप लोग को 3 बताया ना, जो कि 3 केंद्रीय समस्या अभी मैंने आप लोग को बताया, उसका समाधान बाजार शक्ति या फिर कीमत तंत्र के द्वारा होता है, ठीक। तो वो कौन सा अर्थव्यवस्था है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व मतलब सरकार का अधिकार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, क्या पूंजीवादी में, या फिर समाजवादी में, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से सभी में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो पूंजीवादी में होगा नहीं, क्योंकि उस पर सरकार का कोई अधिकार होता नहीं है, ठीक। जो जिस किसी व्यक्ति का होगा ये उसका पर्सनल अधिकार होता है,
और मिश्रित में बोल सकते हैं कि दोनों का होता है, मिक्सअप चलता है, ठीक। तो इस पर भी सिर्फ सरकार का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब कि सरकार का अधिकार होता है, जैसा सरकार बोलेगी ऐसा वहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पर, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व होता है। कहने का मतलब है कि वो कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व होगा, मतलब कि दोनों को मिला जुला करके चलेंगे, तो वो होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी स्वामित्व दोनों का स्वामित्व होता है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया इनडायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कि निजी और क्या बोलते हैं समाजवादी दोनों रहता है, इसमें अगर कोई केंद्रीय समस्या आएगा तो इसका हल कौन करेगा। क्या मूल तंत्र द्वारा होगा, या फिर आर्थिक नियोजन द्वारा होगा, या फिर दोनों द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा दोनों द्वारा, ठीक है। कभी मूल तंत्र भी और कभी आर्थिक नियोजन भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो उपभोक्ता संभावना वक्र है ना, उपभोक्ता संभावना वक्र, ठीक है, उपभोग संभावना वक्र भी इसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले दे दिए हैं, ठीक। इससे रिलेटेड ही हैं सारे हैं, हाईलाइट करके थोड़ा सा दिया है। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। कोई उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, कोई उत्पादन संभावना वक्र है हमारे पास, ठीक। तो उसका प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। दाहिनी ओर अगर विवर्तित होती है तो इसका क्या कारण है बताना है। तो इसका क्या कारण होगा, इसका कारण होगा तकनीकी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड राइट, ठीक। तकनीकी विकास होगा तभी तो दाईं ओर विवर्तित होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ग्राफ वगैरह से समझाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना ज़्यादा झमेला करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, अ, होने का कारण। उत्पादन संभावना वक्र जो है ना, इसका जो आकार होता है ना, आकार मूल बिंदु की ओर क्या होता है, मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवतल होता है, अवतल। तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण, या फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण, या फिर स्थिर सीमांत अवसर लागत के कारण, या फिर बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक किसान 100 टन का धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होगी, धान के उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होगी, 120 क्विंटल क्या गेहूं, 120 क्विंटल गेहूं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। ऐसा क्यों हुआ, यह मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव वाले में बता रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, अवसर लागत पूछ रहा है। अवसर लागत का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन खुद से याद कीजिए। तो अवसर लागत का मैंने आपको क्या बता रखा था, अवसर लागत का मतलब होता है हमारा दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प बोल सकते हैं, या फिर वैकल्पिक प्रयोग। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग 50,000 का कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 का आप लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको कहीं पर 60,000 का नौकरी मिल गया, फिर तो आप लोग इस 50,000 को छोड़ कर जाएंगे, वहां पर 50,000 वाले नौकरी को छोड़ कर जाएंगे 60,000 का करने के लिए। तो 50,000 वाले को आप लोग छोड़े हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवसर लागत। तो ये तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये किसान है 100 टन का धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं का त्याग कर दिया, तो ये इसका क्या है, ये इसका अवसर लागत है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अब देख लीजिए रिक्त स्थान वाले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है, वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र, यहाँ पर क्या जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश आदि प्रमुख है। ये क्या है, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। मैंने ये ऑब्जेक्टिव में भी अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था। फिर है आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो, क्या बोल रहा है, माइक्रो यानी कि छोटा वाला ना, जिसका अर्थ छोटा होता है, भाषा से उद्भूत होता है। कौन सा भाषा, ग्रीक भाषा, क्या आ जाएगा, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, में यहाँ पर स्थान में व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, याद रखेगा।
क्योंकि हम लोग उसमें एक इकाई का ही अध्ययन करते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगा। नेक्स्ट है में व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो फिर से वही व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हम लोग व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि चर के दो उदाहरण, तो व्यष्टि चर के दो उदाहरण मतलब कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसका कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक उपभोक्ता बोल सकते हैं, एक फर्म बोल सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको एक फर्म दिया गया है, एक उपभोक्ता का व्यवहार दिया गया है। फिर है समष्टि चर के दो उदाहरण, तो इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। समष्टि में जैसे NI हो गया यानी कि नेशनल इनकम हो गया यानी कि राष्ट्रीय आय, फिर कीमत स्तर हो गया, तो इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। GDP हो गया, तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो माइक्रो से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को के नाम से जाना जाता है। कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ को ही तो हम लोग अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पुस्तक फिर रिक्त स्थान ने लिखा। किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। वही वाला ये क्वेश्चन से, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस वहाँ पर दिया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था इसका नेम कमेंट करने के लिए फुल नाम, तो यही यहाँ पर फुल नाम दे दिया है। दे दिया तो मैं अब क्या वहीं बताऊंगा, मतलब इसने खुद दे दिया। तो पूरा नाम याद रखेगा ना, सब्जेक्टिव में पूरा नाम पूछ लेता है। तो पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पूरा नाम था इस पुस्तक का। और लिखा किसने था? तो एडम स्मिथ ने। फिर है के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। यहाँ पर आदम दे दिया है, कोई बात नहीं, इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट है कि के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज होती है। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु है। जो मार्शल ने परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र रिलेटेड, तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? तो सामान्य मानव का भौतिक कल्याण। सामान्य मानव का क्या? भौतिक कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लिखी है, मतलब कि जो बुक है ना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मार्शल ने। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है कि मानवीय आवश्यकताएं होती है, तो कैसी होती है? रिक्त स्थान देना है अनंत, या फिर बोल सकते हैं असीमित। कैसा? असीमित ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार की आय सदैव होती है, क्या होती है? सीमित। हर एक फैमिली का इनकम सीमित होता है, लिमिटेड होता है, आप लोग को पता होगा। आर्थिक समस्या मूलतः की समस्या है, किसका? चूज की समस्या यानी कि चयन की समस्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप लोग चुनाव दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं से अधिक है। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि इच्छाएं जो है ना, मतलब कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मांग है, वो क्या है? साधनों से अधिक है। जितना साधन है उससे ज़्यादा हम लोग मांग कर देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की अवस्था में चयन करने से होता है। अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की अवस्था में चयन करने से होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ही बचा है, देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। ठीक है, देख लीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, आप लोग इतना कर लेते हैं। तो सीमितता और चुनाव रिक्त स्थान है चलते हैं तो समान रूप से। ठीक है, जो सीमितता है और जो चुनाव ये कैसे चलते हैं? समान रूप से चलते हैं, मतलब इक्वल रूप से चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, यानी कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मेन बोल सकते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है? मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या क्या है? दुर्लभता एवं चयन की समस्या। ठीक है, चयन की समस्या हो गया, और दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार से सीमित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि आर्थिक समस्या संसाधनों की दुर्लभता तथा उसके फिर रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। जो आर्थिक समस्या है ना, दुर्लभता तथा उसके चुनाव के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, देखिएगा, सीमित साधनों का आवंटन, अंतिम वस्तुओं का वितरण तथा सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होती है? केंद्रीय समस्या होती है। ठीक है। अगल का क्वेश्चन है कि उत्पादन के वस्तु की चयन की समस्या है, तो कैसी समस्या है? तो यह है क्या उत्पादन किया जाए। ठीक। फिर है कि उत्पादन के तकनीकी की चयन की समस्या, तो कैसे उत्पादन करें। ठीक। फिर है कि उत्पादन की वितरण, तो वितरण तो वही कि कौन से वर्ग के लिए बनाना है, तो किया जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीनों समस्या जो केंद्रीय समस्या होता है ना, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद है सिर्फ अब थोड़ा सा बचा है, देख लीजिए, सिर्फ इतना ही है, तो बस थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा।
उपलब्ध साधनों के उपयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को प्रदर्शित करने वाले वक्र को किस नाम से जाना जाता है बताना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक ना। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवतल बोलते हैं ना, अवतल यानी कि कॉनकैव। यहाँ पर नदुत्तर दिया है तो उसका मतलब ही वही होता है। उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पर एक स्थान की ढाल होती है, कैसे होते हैं, बाएं से दाएं होता है। उपलब्ध विकल्पों में से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, डायरेक्ट ये डिफिनेशन से आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था। फिर है वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं अवसर लागत। फिर है कि एक अर्थव्यवस्था ऐसी दो वस्तुओं के संयोग को उत्पादित नहीं करती जो कि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित हो। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित है तो ऐसी मतलब वस्तुओं का संयोग उत्पादन नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आर्थिक समस्याओं का हल किसके द्वारा होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसमें जो केंद्रीय समस्या है ना, कौन सा कि आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या या फिर बोले जाए, फिर आर्थिक समस्या बोले जाए, कौन यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो कीमत तंत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अर्थव्यवस्था है तो कैसी अर्थव्यवस्था है। हमारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत में सभी को देखते हुए चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सरकार या फिर केंद्रीय सत्ता के द्वारा। केंद्रीयकृत को हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को। तो इसके अंतर्गत क्या पूछ रहा था कि योजना का निर्माण कौन करता है, तो सरकार करेगी या फिर केंद्रीय सत्ता करेगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और साथ ही वन लाइनर वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वन लाइनर वाले क्वेश्चन ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। और जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव कराया वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर कंप्लीट होता है, इसके बाद यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जेक्टिव में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना, और इसका सब्जेक्टिव आई थिंक आज शाम को ही अपलोड मैं कर दूंगा। तो बस बने रहिए, आपका सारा कुछ कराया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।